आप ही ने तो मुझे पहली बार कांग्रेस का राष्ट्रपति बनाया था, जबकि मैं देश निकाले पे था। आज जबकि मैं खुद जीता हूँ, आप मुझे नहीं चाहते। मैंने ऐसा क्या किया? अरे आदित्य, क्या देख रहे हो? वो नेताजी के ऊपर एक वीडियो देख रहा था। अरे वाह, नेताजी पे? वो तो हाँ, बड़े महान आओ इंसान बैठो। थे। क्यों हाँ, नेताजी पे क्यों अचानक? इस साल उनकी 125th बर्थ एनिवर्सरी है, तो इस बार रिपब्लिक डे 23 तारीख से चालू हो रहा है, 23 जनवरी से। अच्छा एक पूरा वीक होगा। अच्छा। हाँ। वाह। हाँ, मैंने भी सुना था 2021 से उनका बर्थडे को पराक्रम दिवस नाम पे घोषित किया गया था। हाँ हाँ, वो तो बड़े महान इंसान थे। हाँ, लेकिन किसी की महानता को समझना है तो ये समझना ज़रूरी है कि वो महान कैसे बने, उनकी वैल्यूज़ के कारण बने। और वैल्यूज़ आती हैं अपब्रिंगिंग से। तो उनकी अपब्रिंगिंग कहाँ पे हुई, किस तरीके से हुई, किस माहौल में हुई, वो समझना ज़्यादा ज़रूरी है। एक बहुत ही समृद्ध फैमिली में बॉर्न हुए थे, और उनके पिताजी जो थे वो बैरिस्टर थे, ब्रिटिश काल में बैरिस्टर थे, बहुत पढ़े लिखे थे। इस कारण से थोड़े ब्रिटिशर्स की तरह अलाइंड थे। लेकिन सुभाष जी ऐसे नहीं थे। उनकी जो एथिक्स थी, जो उनकी लाइफ में आगे चीज़ें हुई, घटनाएं, उन्होंने उनको शेप किया, सुभाष जी को नेताजी बनाया। बहुत ही समृद्ध फैमिली में बॉर्न हुए, लेकिन थोड़े से इंट्रोवर्ट नेचर के थे। उसका कारण भी था, उन लोग 13 भाई बहन थे, और 13 भाई बहनों के कारण ऑब्वियस सा है कि पेरेंट्स हर एक पे उतना ध्यान नहीं दे पाते, थोड़े से इंट्रोवर्ट हो गए। लेकिन उन्हें पढ़ाई का बहुत शौक था, और वही शौक उनको आगे ले गया। पढ़ाई का शौक इस कारण से बन पाया क्योंकि उनके बहुत ही प्रिय टीचर थे बानी माधव जी। सही बोला, बानी माधव जी के इन्फ्लुएंस में उन्हें बहुत पढ़ना शुरू किया। लेकिन एक इंसिडेंस था कि बानी माधव जी का तबादला हो गया, दूसरे स्कूल में चले गए। उस कारण से ये हुआ कि उस पर्टिकुलर दिन सुभाष जी को बहुत रोना आया, लेकिन उन्हें अपने आंसू झलकने नहीं दिए। फिर उसके बाद उनकी लाइफ में एक गुरु की, एक टीचर की कमी सी थी। उस कमी को पूरा किया स्वामी विवेकानंद जी ने, परमहंस जी ने। उनके लेख पढ़ना शुरू किए। जब उनके लेख पढ़ना शुरू किए, वो पर्टिकुलर टाइम था जब उनकी लाइफ चेंज होना शुरू हुई। उनने अपने आप को समझा, अपनी लाइफ को समझा। वो चीज़ों से थोड़ा डरते भी थे, सांप से उनको बहुत डर लगता था। लेकिन ये चीज़ बाद में हमें पता चली कि जब वो बाहर गए, उनने वॉर लड़ी जापान में, उस समय उनने अपने डर को ओवरकम किया, उनने बोलना सीखा। जो उनके एक्शंस थे, प्रिंसली कॉलेज था शायद, उस कॉलेज में जब उनने अपने मास्टर को थप्पड़ मार दिया सिर्फ इस बात के लिए क्योंकि वो ब्रिटिशर्स के बारे में ज़्यादा पढ़ाते थे, वो हमारे कल्चर को एक्सप्लेन ही नहीं करते थे और उल्टा डीमोटिवेट करते थे। बाहर गए, आईएएस क्रैक किया 6 महीने में, और फिर उसके बाद वहाँ पे उसको छोड़ कर आ गए सिर्फ इस कारण से क्योंकि टीचिंग्स प्रॉपर नहीं थी। ये जो आदतें थी उन्हें मिली स्वामी विवेकानंद जी से और परमहंस जी से। लोग बोलते हैं कि वो बहुत वायलेंट थे, वायलेंट नेचर के थे। ऐसा नहीं था। अगर कोई स्वामी विवेकानंद जी से सीखा है तो वो कभी इतना वायलेंट नहीं हो सकता। बस यही कारण था। बाकी तो फिर उसके आगे की कहानी मैं देख रहा हूँ। शायद कांग्रेस में थे, फिर आगे हुए, फिर उनको फॉरवर्ड ब्लॉक में गए, और फिर उसके बाद जहाँ तक देखा है कि उनको होम अरेस्ट पे करा गया था और वहाँ से वो भाग गए। वो कहानी अब मुझे देखनी है, वो मुझे उतना नहीं पता है। हाँ, वो स्टोरी तो बहुत इंटरेस्टिंग है। उसके बारे में मैंने पढ़ा भी है और देखा भी है। जब 1940 था तब नवंबर के आसपास उनको जेल में रखा गया था। तो उन्होंने जेल से निकलने के लिए हंगर स्ट्राइक किया था। तो ब्रिटिश डरने लग गए कि उनके हंगर स्ट्राइक की वजह से वो वीक हो रहा है, तो जेल में ही कहीं ना वो मर जाए। और जेल में मर जाएंगे तो उनको पता था तो पूरा इंडिया इरप्ट कर जाएगा रिवोल्ट में। तो उन्होंने उनको छोड़ दिया। उनको दिसंबर के आसपास उनको घर में नज़रबंदी हिसाब में रख दिया। फिर उन्होंने 17 जनवरी को या फिर 18 जनवरी को उन्होंने अपना नेफ्यू शिशिर बोस की मदद से घर से रात को 1 बजे के आसपास घर से भाग गए। उनका आइडेंटिटी जो था उस भागने के टाइम में, वो एक मुसलमान थे, मोहम्मद जियाउद्दीन नाम का। उस आइडेंटिटी से वो कलकत्ता से पेशावर तक गए। फिर पेशावर में उन्होंने आइडेंटिटी बदल दिया। पेशावर में वो एक गूंगा बहरा मुसलमान पठान हुए। उसके बाद उस आइडेंटिटी से वो गए थे काबुल तक। फिर काबुल में उन्होंने अपना आइडेंटिटी फिर से बदल दिया। वो बन गए एक इटालियन ऑफिसर, ऑर्लैंडो मत्सोदा। वो वाला आइडेंटिटी से काबुल से गए बर्लिन तक। बर्लिन में जाने का रीज़न ये था कि वो सोच रहे थे सिंस ब्रिटिश के अगेंस्ट वर्ल्ड वॉर में जर्मन थे, तो वो इंडिया को अपने इंडिपेंडेंस फ्रीडम स्ट्रगल में सपोर्ट करेंगे। दुश्मन का दुश्मन भाई। हाँ, उसी तरीके से। हाँ। और क्या हुआ, अनएक्सपेक्टेडली
जर्मनी ने एग्री भी किया। जर्मनी ने उनको फंड दिया, उनका जो प्रिजनर्स ऑफ वार है उनसे आर्मी बनाने के लिए सपोर्ट किया। बट एक ट्रैजिक कंडीशन हो गया कि जर्मनी का हिटलर ने रशिया पे अटैक कर दिया, जिसके वजह से जर्मनी का बहुत लॉस हो गया। तो नेताजी को अपना प्लान चेंज करना पड़ा। उन्होंने सोचा जर्मनी नहीं, अब जर्मनी से जाएंगे जापान। जापान में जो इंडियन प्रिजनर्स ऑफ वार है उससे बनाएंगे इंडियन नेशनल आर्मी। तो उन्होंने हिटलर की मदद से एक सबमरीन के थ्रू जर्मनी से मादागास्कर होते हुए जापान गए, क्योंकि रसिया से होते हुए जो रास्ता था वो अभी बंद हो गया लड़ाई के कारण। जापान में उन्होंने प्राइम मिनिस्टर तोजो से बात किया। प्राइम मिनिस्टर तोजो ऑफ जापान उनको विदाउट एनी कंडीशन सपोर्ट देने के लिए एग्री हो गए। जापान के पास जो भी प्रिजनर्स ऑफ वार थे, जो शायद बैटल ऑफ सिंगापुर में पकड़े गए थे, उनको प्राइम मिनिस्टर तोजो ने नेताजी को हैंड ओवर कर दिया। और उन्हीं प्रिजनर्स ऑफ वार को लेकर नेताजी और रासबिहारी बासु ने गठित किया इंडियन नेशनल आर्मी। फिर इंडियन नेशनल आर्मी को लेकर नेताजी ने तब का अंडमान निकोबार जो जापान के अंडर में था, उसमें फ्री इंडिया का फर्स्ट प्रोविजनल गवर्नमेंट स्थापित किया और उसको प्रोसीड किया। फिर वो इंडियन नेशनल आर्मी अंडमान निकोबार से म्यांमार होते हुए इंडिया की तरफ बढ़ रहा था। लेकिन तब 1945 के आसपास, 1945 में ही अमेरिका ने जापान पे 2 एटम बम गिरा दिया, एक हिरोशिमा और एक नागासाकी, जिसकी वजह से जापान सरेंडर करने के लिए तैयार हो गए। अब नेताजी को थोड़ा शौक लगा, क्योंकि नेताजी जापान के सपोर्ट से आगे जा रहा था। जापान भी अपना सपोर्ट बैकअप करना स्टार्ट कर दिया। फिर क्या हुआ, उनको एम्यूनिशंस, फूड ये सब मिलना बंद हो गया, जिसके वजह से फ्रंट में जितना लोग मारे जा रहे थे उससे ज़्यादा लोग मारे जा रहे थे मलेरिया, इन सब डिजीज़ों से। तो नेताजी को फौज को डिसबैंड करने का ऑर्डर देना पड़ा। सब आर्मी लोग बहुत दुखी थे, क्योंकि उनको डिसबैंड किया जा रहा है। नेताजी ने बोला लड़ाई अभी बाकी है, तो हमको आगे लड़ना है, फिलहाल कंडीशन हमारे सपोर्ट में नहीं है, तो हम लोग थोड़ा देर के लिए शांत हो गए। तो फिर क्या हुआ, नेताजी प्लान किए मंचूरिया जाने के लिए, सोवियत में, चाइना, सोवियत, क्योंकि सोवियत में तब उनको लगा कि एंटी ब्रिटिश मूवमेंट हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं वहाँ से। और फिर वो सोवियत के लिए निकल ही रहे थे अगस्त 1945 में। और साइगन एयरपोर्ट से, मुझे जितना याद है, साइगन एयरपोर्ट से निकलते वक्त उनका फ़्लाइट प्लान अचानक चेंज करवाया गया, क्योंकि जो फ़्लाइट था उसमें पैसेंजर सिर्फ 2 जा सकते थे और नेताजी का टीम में था 6 लोग। तो फ़्लाइट प्लान चेंज किया और नेताजी को किसी एक को ले जाना था। नेताजी ने डिसाइड किया अपना चीफ हबीबुर रहमान को ले जाने के लिए। फिर उन्होंने क्या किया, उस फ्लाइट पकड़ के जा ही रहे थे मंचूरिया की तरफ, लेकिन वो फ़्लाइट बहुत ओवरलोडेड था, जिसके वजह से वो फ़्लाइट क्रैश कर गया ताइवान के आसपास। और एज पर रिपोर्ट ताइवान सिटी हॉस्पिटल में उनका मौत हुआ, ताइपी, ताइपी सिटी में। तो फिर क्या हुआ, वो न्यूज़ तो सबको दिया गया, लेकिन ये न्यूज़ पाने के बाद पूरा इंडिया रिवोल्ट में मच गया। जो ब्रिटिश के अंदर आर्मी थे, इंडियन रॉयल आर्मी, इंडियन रॉयल नेवी एंड एयरफोर्स, तीनों रिवोल्ट में लग गए। सब लोग ब्रिटिश ऑर्डर्स फॉलो करना छोड़ दिए। तब ब्रिटिश को समझ में आ गया, और सिर्फ ये नहीं, सिविलियंस भी डिफरेंट स्टेट से रिवोल्ट कर रहे थे। तो ब्रिटिश को समझ आ गया कि अब हमारे ऑर्डर्स ये लोग सुनने वाले हैं नहीं, तो अगर ऑर्डर्स नहीं सुनेंगे तो ब्रिटिश अपना रूल कैसे चलाएगा। तो इसीलिए ब्रिटिश को ये सूझ आ गया कि अब इंडिया छोड़ने का वक्त आ गया है, और तब उन्होंने इंडिया छोड़ने का डिसीजन लिया। ये तो स्टोरी था असली, बट बात अब ये है कि उनका मौत जो था, ये तो रिपोर्ट बोलता है कि वो हॉस्पिटल में मारे गए, बट अभी भी लोग ये विश्वास करते हैं कि उनका मौत तब नहीं हुआ था, या तो वो साल बाद मारे, या फिर कुछ लोग तो ऐसा भी मानते हैं कि वो अभी भी जिंदा है। ये स्टोरी बहुत फेमस थी, और मैंने अभी रिसेंटली एक आर्टिकल पढ़ा था जिसमें ताइवान ने क्लेम किया है कि वो हमारी हेल्प करेंगे नेताजी की मिस्ट्री सॉल्व करने के लिए। कारण वही है जो ताइपी में उनका प्लेन क्रैश हुआ और वहाँ पर उनकी डेथ हुई। उनका क्लेम है ताइवान गवर्नमेंट का कि उनके पास इनफ एविडेंस है कि वो सपोर्ट कर उस मिस्ट्री को सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा, लेकिन उनकी मिस्टीरियस डेथ बहुत थी। हाँ,
वो इतनी बड़ी मिस्ट्री थी, वो कंट्रोवर्सी भी बन सकती थी। हाँ, बात तो सही है, लेकिन उनका जो काम है जिसके लिए हम लोगों को अभी भी अपना लाइफ में बहुत मोटिवेशन मिलता है, अपना देश को आगे ले जाने के लिए बहुत मोटिवेशन मिलता है, उसीलिए ये महान है हमारे पास, हमारे फ्रीडम फाइटर्स और नेताजी। फिर हम लोग इस साल तो 23 को हमारा नेताजी का बर्थडे गया। इस साल तो गवर्नमेंट ने, तुमने बोला कि रिपब्लिक डे स्टार्ट किया है सेलिब्रेशन 23 से। हाँ, लेकिन एक चीज़ पता है, हम लोगों का भी कैंपस में 26 जनवरी को यहाँ पर पैरेड होगा। यहाँ पर हमारा जो CISF के जवानों हैं और जो हमारा डीन एकेडमिक्स है, ये लोग यहाँ पर आएंगे। हाँ, फ्लैग होस्टिंग होगी। हाँ, यहाँ पर फ्लैग होस्टिंग होने वाला है। तैयारी हो चुकी है। हाँ, तैयारी तो हो चुकी है। कल मैं देख रहा था यहाँ पर ड्रिल भी हो रहा था। हाँ, फिलहाल कल आएंगे देखने। बिल्कुल। चलो अब आज के लिए इतना ही, चलते हैं अब। लाल किले पर जब पहली बार तिरंगा लहराया, नेताजी मौजूद नहीं थे, पर अगर वो ना होते और उनकी आजाद हिंद फौज, तो हिंद न जाने कब आजाद होता।